तो ठीक है, आज हम लोग देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स को। ब्लड प्लेटलेट्स के बाद देखेंगे ब्लड वेसल्स को, उसके बाद लिक्विड वेसल्स को, थोड़ा है ना, सबको जो है टेक ओवर करते हैं, कौन कौन सा पोर्शन कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट जिसका अनदर मीन्स है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट क्या कहते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट। ये जो थ्रोम्बोसाइट जो वर्ड आ रहा है वो थ्रोम्बोसिस से आ रहा है, इसका मतलब होता है क्लॉटिंग करना। इसका मतलब ही जब आपको क्लॉटिंग करना है, इट मीन्स दैट कि ऐसा ब्लड कार्पसल्स जिसका काम हो ब्लड क्लॉटिंग करना, तो ये आपको जनरली क्या है, थ्रोम्बोसाइट कहलाएगा। इस कारण से ये रिलीज करता है एक तरह का प्रोटीन फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा समझते हैं इसका शेप, साइज, कलर क्या होता है। तो थोड़ा सा डिटेलिंग अगर इसका करते हैं, है ना, तो इसका जो साइज हो जाएगा ये लगभग होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 4 माइक्रोमीटर हो जाता है। साइज हो जाएगा 2 to 4 माइक्रोमीटर। और इसका जो शेप है ये इरेगुलर ही होता है, दिस इज नॉट द रेगुलर फॉर्म, ये इरेगुलर होगा। इसके बाद अगर हम इसके कलर की बात करेंगे तो ये भी कलरलेस ही माना जा रहा है, कलरलेस ही इसको कहते हैं, है ना, कलरलेस है। वहीं आप अगर इसको थोड़ा सा अगर पॉइंट आउट करोगे तो HB की बात करोगे तो एब्सेंट ही होगा, HB प्रेजेंट नहीं होगा, यानी हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा। फिर अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, क्या न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट है, तो बिल्कुल न्यूक्लियस भी इसमें एब्सेंट ही होता है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होगा। फिर अगर हम इसके नंबर की बात करेंगे कि जो ब्लड प्लेटलेट्स है इसका नंबर क्या होगा, तो ज़्यादा नहीं होता है बल्कि 0.15 है ना, 0.15 टू 0.35 मिलियन पर mm³ ब्लड में होता है ना, इतना ही होता है। जिससे ज़्यादा हो सकता है, यानी लगभग हो गया कितना, 1.5 लाख से लगभग 4.5 लाख तक भी जा सकता है, यहाँ पे 3.5 लाख दिया हुआ है। ठीक है, आगे देख सकते हैं नंबर के बाद अगर बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन साइट, हाँ, फॉर्मेशन साइट ओके, फॉर्मेशन साइट। तो फॉर्मेशन साइट क्या होगा इसका, ये भी बनता है कहाँ, बोन मैरो में, है ना, बोन मैरो में ही फॉर्मेशन होगा इसका। अगर हम इसके डेड प्लेस की बात करें तो क्या होगा, है ना, एट एनी प्लेस वेयर इंजरी अकर्स, कोई भी प्लेस बॉडी का जहाँ पे इंजरी होगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं इसका फंक्शन क्या होगा, तो अगर हम देखेंगे इसका ये लाइफ स्पैन की अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, तो लाइफ स्पैन ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि होता है 7 to 10 डेज, 7 to 10 डेज होगा इसका लाइफ स्पैन। ओके, हाँ, क्लियर है। और थोड़ी बात इसमें कर लें, इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, तो क्या करता है, टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अगर इसकी संख्या काफी बढ़ गई हो, इंक्रीज नंबर या इंक्रीज काउंट ऑफ, है ना, इंक्रीज काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट, तो अगर प्लेटलेट का नंबर बढ़ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं, इंक्रीज
count of platelets तो इंक्रीज अगर करेगा तो इसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। अगर इसकी संख्या अगर घट गई है ना, लो काउंट ऑफ प्लेटलेट क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहेंगे, बोलिए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वो बीमारी है ना। अगर आपके पास ब्लड प्लेटलेट काउंट कम है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा है, तो उससे होने वाली जो बीमारी है वो हीमोफीलिया है। यस ओके, इसके बाद की बात कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट क्या कहलाता है, थ्रोम्बोपोएसिस, ओके, थ्रोम्बोपोएसिस, POISIS, थ्रोम्बोपोएसिस। तो नोट कर लिया आपने? यस सर। तो अब हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, क्योंकि आपको उसमें पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है उसको पढ़ना है, ब्लड कोआगुलेशन समझना है। सर पाउज हो गया सर। ठीक है, तो ये है ब्लड क्लॉटिंग, जिसमें आपको क्या मिल रहा है, ब्लड कोआगुलेशन इज द कन्वर्शन ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू सेमी सॉलिड जेली। कहाँ होता है ये, तो इट अकर्स एट द प्लेस ऑफ इंजुरी वेयर ब्लड वेसल्स गेट रप्चर एंड ब्लड ओजल। अब ये जहाँ पे ऐसा होता है, तो एट दिस प्लेस ब्लड प्लेटलेट्स इन्वॉल्व इन द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ये काम करता है। फिर इसमें बताए थे अभी आपको कि कितने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को बेसिकली जो है रिप्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका होता है वो होता है रोमन में, ठीक है, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके, फैक्टर 1 है ना, फैक्टर 2, इस तरह से लेकर के जो है कंटिन्यूअसली, इस तरह से फैक्टर 3, और ये कंटिन्यू जाएगा कहाँ तक, 13 तक जाएगा। सभी जो फैक्टर है वो अलग अलग है। जैसे मान लिया ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, हम इसकी बात कर ले, तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन होता है, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट है। सेकंड की अगर बात करेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन को बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को कहते हैं। और अगर हम फैक्टर 3 की अगर बात करेंगे तो ये होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इस तरह से कई और भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आपको मिलते हैं। अगर हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 4 की बात करेंगे, फैक्टर 4 की बात करेंगे तो इसमें आता है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन भी यहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में कैल्शियम आयन भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर फैक्टर 5 की बात करेंगे तो प्रोएसेलेरिन है, या एसी ग्लोब्यूलिन बोलते हैं उसको, ठीक है। और अगर फैक्टर 6 की बात करेंगे तो इसमें भी एसेलेरिन आता है। फैक्टर 5 में प्रोएसेलेरिन है और 6 में एसेलेरिन होता है, ठीक है। हाँ, 7 में सीरम प्रोथ्रोम्बिन की बात हो जाती है। 8 में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर प्रेजेंट होता है,
ठीक है, फैक्टर 8 काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्टर 8 काफी इंपॉर्टेंट है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है वो। अगर ये फैक्टर 8 आपके ब्लड में प्रेजेंट नहीं है, हाँ फैक्टर 8 प्रेजेंट नहीं है, तो हीमोफीलिया होगा, ब्लड क्लॉटिंग होने में प्रॉब्लम होगा। फैक्टर 9 की बात करेंगे तो इसमें एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी प्रेजेंट है, 8 में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए प्रेजेंट है, 9 की बात करोगे तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी प्रेजेंट है, 10 की बात करेंगे तो क्या होता है, फर्स्टर्ट प्रोवर फैक्टर होता है, 11 की बात करोगे तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी प्रेजेंट होता है ना, और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। ओके, फैक्टर 12 की बात करेंगे तो एक नाम है हेगेमैन फैक्टर, और 13 की बात करेंगे तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, है ना। तो ये कई है, ये जो मैंने बोल दिया है इसको आप बाद में नोट कर सकते हैं, और ये कुछ दे दिया है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। इन सब का यूज करने वाले हैं, इसीलिए इसको हमने डाल दिया हुआ है। तो देखिए शॉर्टकट तरीके से कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है। ऐसे फैक्टर वाइज देखना चाहोगे तो वो थोड़ा और डिटेल हो जाएगा, बट शॉर्ट तरीके से अगर आप देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये फैक्टर आप नोट कर लेंगे, इनका इस्तेमाल देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल होता है, और बाकी फैक्टर का नाम मैंने बोल दिया है, अगर वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो पहले यहाँ पे ट्रॉमा और इंजरी की बात करते हैं, आइदर ट्रॉमा, है ना, ट्रॉमा या इंजरी होती है, ट्रॉमा कहो या इंजरी कह सकते हो। तो ये है ट्रॉमा, ट्रॉमा कह सकते हैं या इंजरी कहेंगे, ठीक है। तो ट्रॉमा जहाँ पे होता है, जहाँ पे इंजरी होती है, वहां पर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कौन सा होगा, क्या काम होगा, तो ब्लड, है ना, ट्रॉमा जहाँ पे होता है वहां पे क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट क्या होगा इसका, गेट रप्चर, ठीक है, रप्चर, ठीक है। तो जहाँ पे ट्रॉमा होगा वहां पे ब्लड प्लेटलेट क्या होगा, रप्चर कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट यहाँ पे रप्चर कर जाएगा। ट्रॉमा होने का कारण बनता है ना, लीकेज इन द ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल्स, और यहाँ ओके, तो ये ट्रॉमा। तो ब्लड प्लेटलेट यहाँ पे मैं ऐसे इस तरह से कर देता हूँ, ब्लड प्लेटलेट गेट रप्चर, रप्चर होने पर क्या होता है, रप्चर होने पर रिलीज करता है यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन। ट्रॉमा मतलब सर, ट्रॉमा मीन्स इंजरी, ट्रॉमा मीन्स इंजरी होता है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट रप्चर करेंगे, रिलीज करेगा क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इसको एक्टिवेट होने के लिए, इसको एक्टिवेट होने के लिए, है ना, इसको एक्टिवेट होने के लिए ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये, है ना, ये एक्टिवेट होता है कैल्शियम के प्रेजेंट में, ध्यान दोगे, ये कैल्शियम के प्रेजेंट में क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ पे कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम के प्रेजेंट में क्या होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के प्रेजेंट में जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ना, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, कैल्शियम के प्रेजेंट में उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है तो क्या बनाता है, थ्रोम्बिन, एक्टिव थ्रोम्बिन बना लिया, ठीक है, एक्टिव थ्रोम्बिन बना लिया। यू नो वेरी वेल, यहाँ पर ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन अगेन
ये थ्रोम्बिन अगेन क्या होता है कि जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन है, इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक्टिव फाइब्रिन में। किसमें कन्वर्ट होता है, फाइब्रिनोजेन किसमें कन्वर्ट हो गया, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर भी कैल्शियम क्या बन सकता है, यहाँ पर भी कैल्शियम चाहिए, ठीक है। अब ये जो फाइब्रिन है अंडरगो पॉलीमेराइजेशन, ठीक है, अंडरगो पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन यानी फाइबर्स और बनने लगेंगे और लॉन्ग लॉन्ग फाइबर बनने लगेंगे। तो जब ध्यान रखें, फाइब्रिनोजेन जब फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, फाइब्रिनोजेन जब फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ तो फाइब्रिन का क्या होगा, पॉलीमेराइजेशन होगा। और पॉलीमेराइजेशन होने पर जो कटा हुआ पोर्शन है वहां पर क्या होता है, इस तरह से क्लॉट बनना शुरू कर देता है। इस तरह से ये इनर साइड से जो है नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। और नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा तो इस नेटवर्क बने हुए पार्ट को हम क्या कह देंगे, तो ये बन गया मेसवर्क, मेसवर्क ऑन क्लॉट ऑन इन, ठीक है, मेसवर्क ऑफ फाइब्रिन। तो मेसवर्क ऑफ फाइब्रिन जो बना है इस कारण से क्या हो गया, नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन जो बना है इस कारण से क्या हो गया, ये कंटिन्यूअसली जो है फॉर्मेशन होता जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली यहाँ पे नेटवर्क बन जाएगा। और ये जो कटा हुआ पोर्शन है जहाँ से ब्लड निकल रहा था वो धीरे धीरे पहले रेड हो जाएगा, फिर ब्लैकिश हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते क्या हैं, तो नाउ दिस इज द ब्लड क्लॉट। क्या है ये ब्लड क्लॉट। अब आपको मालूम है कि जब न्यूली ब्लड क्लॉट करता है, न्यूली जब ब्लड क्लॉट करता है और रेडिश रहता है, जब हम टच करते हैं तो वाटर जैसा आपकी उंगली में आ जाता है, ठीक है। तो वाटर जैसा जो उंगली में आया है एक्चुअली वो प्लाज्मा है, बट उस प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट नहीं है, तो फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट नहीं है। फाइब्रिनोजेन नहीं प्रेजेंट है क्योंकि फाइब्रिनोजेन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो चुका है। बाकी प्रोटीन कंटेन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं कंटेन करेगा, फाइब्रिनोजेन कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बात यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे टर्म की बात करेंगे तो एक टर्म आ जाता है सीरम। सीरम, सीरम क्या है, सीरम क्या है, तो सीरम हो जाता, सीरम किसको कहते हैं, सीरम कहते हैं द फाइब्रिनोजेन-लेस, बस इतनी सी बात समझनी है, द फाइब्रिनोजेन-लेस ब्लड प्लाज्मा, है ना, द फाइब्रिनोजेन-लेस ब्लड प्लाज्मा diffuse out from blood clot, diffuse out from blood clot is called सीरम। जहाँ पे ब्लड क्लॉट हुआ है वहां से फाइब्रिनोजेन लेस ब्लड प्लाज्मा जो डिफ्यूज हुआ है उसी को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, सीरम। कितना सिंपल सा है, सीरम क्या है भाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग टाइम की, है ना, ब्लड क्लॉटिंग टाइम, कोगुलेशन टाइम या ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड क्लॉटिंग टाइम की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो कंडीशन है, एक होता है सुपरफिशियल कट,
सुपरफिशियल कट है ना, सुपरफिशियल कट। तो ये जो सुपरफिशियल कट है, यानी हम जिसको हम कह सकते हैं कि हल्का सा कट हो गया है, तो सुपरफिशियल कट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन है कितना, ये कितना है 2 to 5 मिनट, है ना। 2 to 5 मिनट, 2 से 5 मिनट में सुपरफिशियल कट, आपका हल्का कट जो है वो जम जाएगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा, ठीक है। और अगर डीपर कट हो तो, डीपर कट हो तो क्या होगा, डीपर कट हो तो ज्यादा से ज्यादा कितना देर तक होना चाहिए, 5 to 10 मिनट, है ना, 5 to 10 मिनट। अगर ऐसा नहीं है ना, डीपर कट है और ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं रहा है, दबाए हुए हैं और ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं रहा है, काफी देर हो गया है, तो हो सकता है कि आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और ऐसा कंडीशन जब हीमोफिलिक में होता है, ब्लड एक बार अगर इंजरी हो गई तो वो ब्लड क्लॉटिंग उसका होता नहीं है हीमोफिलिक कंडीशन में, फैक्टर इस बीच में नहीं होता है ना। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, ब्लड जो है लॉस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और अल्टीमेटली लॉस ऑफ ब्लड के कारण पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या है ब्लड वेसल्स, नैरो ट्यूबुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड ब्लड फ्लोज। तो जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, इस कारण से इसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। यू नो कि ब्लड वेसल्स कितने तरह के, है ना, कितने तरह के ब्लड वेसल्स हैं, तो पता है ब्लड वेसल्स कितने तरह के, मेन रूप से कितने तरह के हैं, तो मेनली 2 तरह का ब्लड वेसल्स, मेनली कितने तरीके का है, 2 तरीके का, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे जनरली कितने तरीके का, बताओ, 3 टाइप के पढ़ लेते हैं। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप, ठीक है। तो मेन तो 2 ही होता है ना, तो 3 टाइप में कौन कौन है, पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कैसे ये बनता है। तो पहले है आर्टरी, आर्टरी बोलते हैं, के बाद दूसरा होता है वेन, और थर्ड नंबर में होता है कैपिलरी, कैपिलरी, ये 3 तरीके का है, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन बेस्ड इसको दिखा दें कि क्या होता है इसमें, डायरेक्शन बेस्ड अगर दिखा दें तो ध्यान देना, जरा समझना डायरेक्शन बेस्ड क्या होता है, समझना जरा सा, कलर से भी समझ लेंगे। ये सबसे पहले क्या होता है कि हार्ट टू बॉडी, कलम बदल दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन को, हार्ट टू बॉडी, ये बेसिकली ले जाता है, ठीक है, हार्ट टू बॉडी ब्लड को ले जाता है, ठीक है। इसमें अगर हम एक्सेप्शन यहाँ पे दिखा दें आपको, एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, है ना, EXC कर देते हैं, ठीक है? हाँ, तो इसमें एक्सेप्शन में आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी, शॉर्टकट में ही लिख देते हैं PA, पल्मोनरी आर्टरी, जिसका काम हो जाता है कि वो हार्ट टू लंग किसको ले जाता है, कौन सा ब्लड को ले जाता है, तो कलर मैं बदल देता हूँ यहाँ पे, इससे पता चल जाएगा कि डीऑक्सीजनेटेड। देखो, बस ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, बस समझ लेना है खुद से, जो पढ़ेगा वो समझ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो है वो क्या है, यहाँ पे उसको समझना है, वेन, वेन का काम क्या है, तो ये क्या करता है, ठीक है, ये काम करता क्या है, बॉडी टू हार्ट, ऐसे रिटर्निंग दे दूं, रिटर्निंग दे देते हैं, हार्ट टू बॉडी, ठीक है, एक्सेप्शन, ठीक है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, H
ठीक है, HL। अब इसका क्या है, एरो क्या है, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा लंग्स टू हार्ट की ओर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स टू हार्ट की ओर, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, तो हार्ट टू हाँ क्या कहता है, बॉडी टू हार्ट, बॉडी टू हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है, नहीं समझा क्या? यस सर। ठीक है, अगर कैपिलरी को दिखाएंगे तो कैपिलरी कैसे होता है, तो यहाँ पे ड्यूअल काम होता है, यहाँ पे ड्यूअल फंक्शन होता है, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये जो है हार्ट से बॉडी के तरफ भी जा रहा है। यहाँ पे दो बात कर लेते हैं, यहाँ पे दो बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो ये हार्ट से बॉडी की तरफ भी भेज रहा है, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है, यानी आर्टरी से भी जुड़ा हुआ है, और ये साथ साथ किससे जुड़ा हुआ है, वेन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड मटेरियल। जो भी मटेरियल्स है उसका एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज, मटेरियल का एक्सचेंज, कहाँ से, तो ब्लड, ठीक है, कहाँ से, तो ब्लड है ना, ब्लड टू ब्लड, और किसके साथ, तो सेल के साथ। तो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज कैसे हो रहा है, तो ये रिवर्सेबल चल रहा है, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है। आ रही बात समझ में, बताएंगे समझ में आ जाएगा, एक फिगर अभी बनेगा तो वो Yes, क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। ऐसे क्या हुआ कि इससे हम लोग बहुत कुछ इसमें अंडरस्टूड कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्लियर है, यस नोट कर लिया इसको। चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि ये कैसे बना, ठीक है। क्या हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं, है ना, अगर हम टोटल लेंथ ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करेंगे, टोटल ऑल आर्टरी वेन कैपिलरी सबको मिलाकर के अगर बात करें तो लगभग ये हो जाता है 1 मिलियन किलोमीटर से तो कम नहीं होगा, ओ सॉरी 100 मिलियन किलोमीटर के बराबर हो जाता है। और छोटे बच्चों की बात करेंगे, एडोलेसेंस की बात करेंगे, तो उसके बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स है अगर उसको जोड़ेंगे तो लेंथ हो जाएगा कितना, 60 मिलियन किलोमीटर के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, और क्या सर? कुल मिला के कहें तो आर्टरी, वेन और कैपिलरी ये सभी इंटरलिंक्ड है, कोई सेपरेट अलग अलग फ्लो तो कर रहा है लेकिन सबका इंटर कनेक्शन होता है एक साथ। तो कैसे, तो आइए समझते हैं जरा कैसे, जो ठीक है, ध्यान देते हैं जरा, समझते हैं कलर से। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ मैं आर्टरी बना रहा हूँ, ऐसे इसको हम अओर्टा बोल सकते हैं, सिस्टेमिक आर्टरी बोल सकते हैं, है ना, अओर्टा बना रहे हैं हम। अओर्टा को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, और अओर्टा को जब डिवाइड करेंगे तो ये अओर्टा डिवाइड होकर के बन जाएगा क्या, क्या बन जाएगा, तो अओर्टा डिवाइड होकर के, अओर्टा या आर्टरी डिवाइड होकर के क्या बनाएगा, आर्टेरियोल बनाएगा। क्या बनाएगा, आर्टेरियोल बनाएगा, ठीक है, आर्टेरियोल बनाएगा। यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं, आर्टेरियोल बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये, यहाँ पर आर्टेरियोल ये फिर से डिवाइड करता है ये आर्टेरियोल फिर से डिवाइड करता है, आर्टेरियोल फिर से डिवाइड करेगा, ठीक है। और ये तब जाके बनाएगा क्या, कैपिलरी बनाएगा। कैपिलरी। यहाँ से आर्टेरियोल डिवाइड किया तो कैपिलरी बनाया,
कैपिलरी बनाया। ठीक है, अब ध्यान देते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि ये रीज्वाइन करने लगता है, रीज्वाइन करने लगता है। ठीक है, ध्यान देंगे, रीज्वाइन करने लगता है। रीज्वाइन कैसे करेगा उसको समझना है। ठीक है, समझिएगा, इस तरह से ये रीज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब रीज्वाइन करेगा तो क्या होगा उसको समझना। ये ऐड हुआ, यहाँ से इसका एडिशन हुआ, और ये रीज्वाइन करके फिर से क्या बनाया, तो वेन बना दिया। ठीक है, नैरो यहाँ पे देंगे। अरे बात समझ में आई? तो अब ये हमारा जो सिस्टम है ये कैसे काम कर रहा है। ये है हमारे पास आर्टरी या अओर्टा। आर्टरी हार्ट से निकलता है, समझ में आ रहा है? हार्ट से कुछ इस तरह से मैं बना दूं तो समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसे करके बना देते हैं नॉर्मली, रफली। ठीक है, ये आर्टरी जो है यहाँ से निकला, कहाँ से निकला, तो इससे कनेक्टेड है, यहाँ से निकल गया, आर्टरी यहाँ से निकला। यहाँ से निकलने के बाद पूरे बॉडी में जब जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरे बॉडी में जब जा रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आगे जाके क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर आगे जाके और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक पहुंचेगा, टिश्यू सेल तक पहुंच जाएगा। टिश्यू सेल के बाद Yes. फिर से ये इंटीग्रेट करना शुरू कर देगा, टिश्यू सेल से फिर इंटीग्रेट करना शुरू करेगा, और लास्टली फिर क्या होगा, तो ये फिर वेन बना के कहाँ जाएगा। अरे बस समझ में? Yes, sir. तो ये आर्टरी डिवाइड करके बनाता है आर्टेरियोल। अब ये जो आर्टेरियोल डिवाइड किया है इसने बनाया है आर्टेरियोलर कैपिलरी। कैसा, आर्टेरियोलर कैपिलरी। इधर का जो है ये है आर्टेरियोलर कैपिलरी, आर्टरी के साइड का कैपिलरी, आर्टेरियोलर कैपिलरी। ठीक है, और इसके बाद आर्टेरियोलर कैपिलरी, फिर ये जो कैपिलरी है, इधर से जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी को बोलते हैं वेन्यूलर कैपिलरी। वेन्यूलर कैपिलरी बोलते हैं। When the venular capillary rejoin, venular capillary rejoin to form venule, क्या बनाता है, venules बनाते हैं, and venules rejoin to form vein। आई बात समझ में, वेन बनाता है। तो यू नो दैट यहाँ पे ब्लड पास कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। यहाँ से जो है, एक्चुअली यहाँ से क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो निकल के चला जाएगा कहाँ, तो टिश्यू सेल्स के पास।
ये निकल के चला जाएगा कहाँ, टिश्यू सेल्स के पास। टिश्यू सेल्स के पास ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से जो है ये रिलीज करेगा क्या, तो CO2 रिलीज करेगा। CO2 कहाँ चला जाएगा, तो चला जाएगा। तो ये जो कैपिलरी है, इसी कैपिलरी में यहाँ देखो, कैपिलरी ये वाला पोर्शन पूरा जो है आपका कैपिलरी वाला है। तो इस पूरे कैपिलरी में देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी किया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी किया, फ्रॉम हार्ट टू दी बॉडी पार्ट एंड बॉडी पार्ट टू दी हार्ट की तरफ। अरे बात समझ में, इधर भी हार्ट का ही सिस्टम है और इधर का भी हार्ट का ही सिस्टम है ना, क्लियर है। इधर हार्ट के Yes. लेफ्ट चैम्बर से निकला और हार्ट के राइट चैम्बर में जो है वो हार्ट के लेफ्ट चैम्बर से निकला और हार्ट के राइट चैम्बर में क्या हुआ, इंटर कर गया। आई बात समझ में। तो कहीं भी क्या है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का ही रिजल्ट आपके बॉडी में पूरा का पूरा क्या है, ये ब्लड सिस्टम आपके पास है, ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल का सिस्टम बॉडी में। क्लियर है। Yes, sir.